अगर आप 2 डिफरेंट तरह की वैक्सीन दो या 2 वैक्सीन्स को मिक्स एंड मैच करो या आपको दूसरी बार कोरोना आए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी तेज़ और इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कोरोना उसको नहीं छू पाता। पहले बोला गया था कि इंडिया में एक ऐसा वेरिएंट आया है जो ट्रिपल वेरिएंट है, जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा और दूसरे वर्ल्ड में दूसरा कहर आ जाएगा। कहाँ आया? अब क्योंकि उससे नहीं डरे तो अब इन्होंने केरला वेरिएंट बोल दिया, अब इन्होंने लेमडा वेरिएंट बोल दिया। बस ये सब शगुफे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो 90% लोगों को तो अब कोरोना हो नहीं सकता। अब ये बार बार क्रॉस इम्यूनिटी, क्रॉस इन्फेक्शन के नाम पे डराना बंद कर दीजिए। तो आयुर्वेदा वाला कहता है कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, तो उनको करने का मौका दीजिए। अगर बगैर प्रूफ करे सिर्फ लोगों को एक छोटा सा एक नाम बना करके, झांसा दे करके 2-2 रुपए की गोली सस्ते के नाम पे अगर आप बहकाएंगे तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कि अगर डॉक्टर को लगता है कि ये मरीज बचने वाला नहीं है तो आप जाके उसका इलाज मत करो, छोड़ दो, मरने दो। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और कोरोना से जुड़ी हुई बेहतरीन जानकारी के लिए आज हम एक बार फिर से विश्व के प्रसिद्ध डॉक्टर संजीव कुमार जी के पास में आए हैं, जो आपको आज बेहद अहम जानकारी बताने वाले हैं। डॉक्टर साहब, थर्ड वेव एक बार फिर से आ गई है। फिर से हमारा केरला जो हर बार की तरह अपने कोरोना केसेस को लेकर के तैयार हो गया, चाहे फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव और थर्ड वेव में भी आधे केसेस वहीं से आ रहे हैं। तो मतलब कोरोना वेव आ गई फिर से, आप ऐसा मानते हैं? मैं ऐसा इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि नंबर्स जो थोड़े बहुत 400, 600, 800 पर डे आ रहे हैं वो बेसिक केसेस हैं। सारा जंगल जल गया, एक बार एक वेव आ गई, दूसरी बार एक वेव आ गई, कितनी बार ये केसेस बढ़ेंगे? हमारे पास तो अब लोग ही नहीं है इन्फेक्ट होने के लिए। 70% लोगों को तो इम्यूनिटी है, 20% लोगों को तो वैक्सीन हो गई, सिर्फ 10% लोग बचे, वो भी बच्चे। तो वेव आएगी कैसे? 700-800 लोगों को वेव नहीं बोला जाता। तो मैं ये नहीं मानता कि ये वेव है। मैं ये मानता हूँ थोड़े थोड़े कोरोना के इन्फेक्शन बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, थोड़े थोड़े आते रहेंगे, बट ये वेव में कन्वर्ट होंगे ये नहीं हो सकता। सर एक बार फिर से आप कोरोना के केसेस फिर से केरला है वो जिंदाबाद तरीके से आधे आधे केसेस आ रहे हैं सर वहां से अकेले कोरोना केसेस। तो सर केरला से ही क्यों आते हैं केसेस? इस मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए, वायरस को अगर आप ऐसा देखा जाए तो आज तक हमने उसको सिर्फ विलन बना के रखा। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे हम ईश्वर के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे हैं, वैसे ही कोरोना भी तो एक जीव है। वो भी बचना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है। हम लोगों के अंदर हमको मारना नहीं चाहता। ये थ्योरी किसी ने आज तक बताई कि कोरोना क्या चाहता है। आज तक सब लोग ये बात करते रहे कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ही इस धरती पे रहें, कोई और सब जानवरों को, सब जंतुओं को, पेड़ों को काट के खा जा रहे हैं, प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और सब चीज़ गंदी कर दे रहे हैं, नेचर को मार दे रहे हैं। पर ये नहीं सोचते कि नेचर क्या चाहता है। आप ध्यान से देखिए, नेचर करेक्शन चाहता है। हम पिरामिड के टॉप पे हैं, हमारा नंबर इस धरती पे सबसे कम होना चाहिए। जबकि आप देखिए तो हर जगह इंसान ही दिखता है, जानवर नहीं दिखते, पेड़ नहीं दिखते। कोरोना क्या ये नेचर का करेक्टिव फैक्टर था जिसमें उसने कोशिश की कि जो कमज़ोर लोग थे, जिनको नहीं जीना चाहिए था, जिनको मेडिकल सर्विसेज की वजह से ज़िंदा रह रहे थे, बीपी वाले, शुगर वाले, 20-20 साल वाले पेशेंट्स, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस आइडिया के खिलाफ हूँ। कोरोना डिवाइड होकर के, मल्टीप्लाई होकर बदल रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है कि उसका अंत ना हो जाए। वो ऐसा सोच रहा है। तो जब वो मल्टीप्लाई करता है, आगे की जनरेशन्स आती हैं, वो जनरेशन्स डिफरेंट फॉर्म लेती हैं, ट्रांसमिशंस को पावरफुल करती हैं, बच के रहती हैं, हमारी दवाइयों से बचने की कोशिश करती हैं। क्या ये कोरोना पहली बार ऐसा किया? सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस इससे पहले करते थे। कोरोना का तो 8000 BC, बिफोर क्राइस्ट, 8000 साल पहले जिक्र है हमारे कुरानों और पुराणों के अंदर कि 8000 साल पहले कोरोना की एक ऐसी वेव आई थी। तो ये कोरोना आज पहली बार नहीं आया, ये आएगा, आकर के थोड़ा करेक्शन फैक्टर देगा, कुछ लोग कम कर देगा, उसके बाद फिर दुनिया चलेगी और फिर आगे के कहर आएंगे। ये तो होता ही रहेगा। पर क्या ये वेव्स हैं, ये केरला में दोबारा आया है, ये कौन बना रहा है? क्या ये चाइना ने बनाया था? साहब, चाइना की तो बनी चीज़ 1 साल से ज़्यादा चलती नहीं, तो फिर कोरोना वेव कहाँ से आएगी? इस बार तो ज़्यादा इफेक्टिव हो गए ना, इतने ज़्यादा सारे लोगों को निपटा के चली गई ये वेव, जो कोरोना की, अगर हम चाइना की बात करें तो। अब आप ये देखिए, अगर आप ग्राफ देखिए, आप स्टैंडर्ड गूगल के ऊपर टाइप करिए कोरोना केसेस इन इंडिया, उसमें ग्राफ आता है, हर कंट्री का अलग अलग ग्राफ आता है, जिसमें आप देखेंगे इस वक्त भी बिल्कुल स्टेबल चल रहा है। अभी तक कोई भी
राइज ऑफ केस नहीं हुआ। हाँ, हमने एहतियात बरती हुई है कि अगर कुछ लोगों को सडनली ये हो जाए या बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, हमको अपनी ज़रूरतें पूरी कैसे करेंगे, हम सामान कैसे अरेंज करेंगे, हम हॉस्पिटल कैसे अरेंज करेंगे, दवाइयाँ कैसे अरेंज करेंगे। बट ये वेव आएगी ऐसा मैं नहीं मानता। सर लेकिन केरला की बात हो गई, वहां पे कोरोना के केसेस दिख रहे हैं। नॉर्थ की अगर बात करते हैं, वहां पे फिर से आप जैसे एक्सपर्ट जो हैं वहां पे, वो एक आर फैक्टर का नया सिगुफा लेके आ गए हैं। आर फैक्टर बढ़ रहा है, आर फैक्टर बढ़ रहा है और इससे मौतें बढ़ जाएंगी, पता नहीं क्या कुछ। इस पे क्या कहेंगे सर आप? पहली बात तो आप जो थर्ड वेव के बारे में कह रहे थे, मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक भी एक भी ऐसा केस नहीं देखा जो 2 बार कोरोना से इन्फेक्ट हुआ हो। प्रूवन 2 बार कोरोना से इन्फेक्ट। गलत रिपोर्ट्स को अगर हटा दिया जाए तो बहुत ही कम, 100 में एक केस भी ऐसा नहीं आ रहा जो 2 बार इन्फेक्ट हो गया हो। आर फैक्टर आज से नहीं है, ये तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का एक डेटा है कि किस तरीके से कोरोना रिप्रोड्यूस होता है। तो आपको नई नई मेडिकल टर्मिनोलॉजी सिखाई जा रही हैं। जब पहली बार आपको सीटी वैल्यूज़ बताई थी तो आप सीटी वैल्यू देख के डरते थे, अब सब लोगों को सीटी वैल्यू पता है, तो अब उनको नई नई स्टोरी बताओ। चलो अब पहले फिर उन्होंने रेमडेसिविर सिखाई, वो नहीं चली, तो चलो अब एक नई बात बताते हैं, तो चलो आज बता देते हैं आर फैक्टर। पूछिए क्या आर फैक्टर कल आया है? आर फैक्टर कोरोना आने से पहले आया था। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ये आइडेंटिफाई करती है कि कितनी तेज रिप्रोड्यूस कर रहा है और कैसे एक दूसरे से दूसरे के अंदर चला जाता है, इसको आर फैक्टर बोलते हैं। ये कोई कोरोना का आर फैक्टर नहीं है, ये अभी आया आर फैक्टर नहीं है, ये तो सिर्फ खौफ डालने के लिए, जिससे कि जिन लोगों के धंधे चल रहे हैं वो चलते रहें। तो मतलब ये मान लिया जाए कि कोरोना जो था उसके अलग अलग वेरिएंट्स आ गए। मतलब ठीक ऐसे ही कहा जाए कि पहले वाला अगर गधा था तो क्या वो हाथी बन गया अब? जिस तरीके से आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि कोरोना का लैम्बडा वेरिएंट, ये वेरिएंट डेल्टा प्लस 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 वेरिएंट, तो सर ये लफड़ा क्या है फिर इसमें? सर आदमी का बच्चा होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे होते हैं। कोरोना कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है? एक आदमी में करोड़ों बार मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या सारे बच्चे बाप से एकदम एक्सैक्ट एक जैसे दिखते हैं? थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता ही जाता है। तो जब आप जेनेटिक टेस्ट करोगे तो कोई किस तरह का वेरिएंट होगा, कोई किस तरह का वेरिएंट होगा, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करने वाला सबसे ताकतवर वायरस होगा वो रहेगा और वो बाकी सारे लोगों को रिप्लेस कर देगा। ये आपको टेक्निकल टर्म में समझाया जा रहा है। क्या ये इसी वायरस में हो रहा है? क्या ये इसी से वजह से थर्ड वेव आएगी? ये सब गलत है। अगर आप सही देखा जाए तो 90% लोगों को तो अब कोरोना हो नहीं सकता, क्योंकि उनको वैक्सीन हो गई है, क्योंकि उनको ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है। अब ये बार बार क्रॉस इम्यूनिटी, क्रॉस इन्फेक्शन के नाम पे डराना बंद कर दीजिए। देखिए सर, यही तो आई अभी चाइना ब्रिटेन से जो स्टडी आई है वो कह रही है कि अब जो नया वेरिएंट आ रहा है वो तो 1000 गुना है और वो 80% लोगों को मार डालेगा। जबकि आप जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो कि 99.9% लोग तो इससे मरते भी नहीं हैं अगर वो दवाई भी ना ले तो। सर तो इसमें ऐसी स्टडियाँ जो आ रही हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर अभी तक कोरोना की जितनी मोर्टेलिटी हुई थी वो 1 और 2% के बीच में है पूरे वर्ल्ड में। थोड़े दिनों बाद पहले बोला गया था कि इंडिया में एक ऐसा वेरिएंट आया है जो ट्रिपल वेरिएंट है, जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा और दूसरे वर्ल्ड में दूसरा कहर आ जाएगा। कहाँ आया? अब क्योंकि उससे नहीं डरे तो अब इन्होंने केरला वेरिएंट बोल दिया, अब इन्होंने लेम्डा वेरिएंट बोल दिया। ये लेम्डा वेरिएंट लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करने में, नाम सुनने में, जाने जाने में अच्छा दिखता है, पर क्या ये सोसाइटी में ऐसा करेगा? ये सब शगुफे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा सर, वैक्सीन की बात कर लेते हैं सर। वैक्सीन को लेकर के सर जब ये वैक्सीन आई तो उस वक्त कहा गया कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अब सर फिर से कहा जा रहा है कि तो बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी। जो लगा दी वो तो ठीक है, ऊपर से और लगानी पड़ेंगी। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी होती है कि कोई भी अगर नई चीज़ हमारी बॉडी में एंटर करती है तो बॉडी को समझ आना चाहिए। अपनी पास्ट मेमोरी, अपने बाप दादाओं की मेमोरी भी रहती है उसके अंदर, हमारे जीन्स के अंदर हमारी भी सारी ज़िंदगी की मेमोरी रहती है। बचपन में आपको कभी टीबी हुआ तो बॉडी को मालूम है टीबी कैसा वायरस होता है, कैसा बैक्टीरिया होता है, आपके बॉडी में एंटर करता है, बॉडी उससे कैसा लड़ना है करके पहचानना है। पहली बार जब कोरोना आया तो बहुत सालों के बाद एक बार पॉपुलेशन को आया, तो हम लोगों की बॉडी को आइडिया नहीं था। जितनी देर में वायरस मल्टीप्लाई हो गया उतनी देर में कुछ लोग मर गए, ज़रूर मैं मानता हूँ ये बात, पर अब किसी को किसी भी तरह का माइनर इन्फेक्शन हो गया हो, कोरोना से एक्सपोजर हो गया हो, या किसी भी तरह की वैक्सीन लग गई, अब जब भी नेक्स्ट टाइम कोरोना होगा किसी वजह से, अगर उनको आएगा या कोई भी और दूसरी वैक्सीन लगाएगी या दूसरे टाइप की वैक्सीन लगाई जाएगी, तो बॉडी इम्यूनिटी 10 गुना टाइप बनाती है। जैसे फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव कई गुना आती है, ऐसे ही बॉडी की इम्यूनिटी भी पहली वेव के बाद दूसरी वेव, इम्यूनिटी की वेव कई गुना आती है। तो अब काफ़ी सारी स्टडीज़ ऐसी बोलती हैं कि अगर आप 2 डिफरेंट तरह की वैक्सीन दो या 2 वैक्सीन्स को मिक्स एंड मैच करो, या आपको दूसरी बार कोरोना आए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी तेज और इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कोरोना उसको नहीं छू पाता।
ठीक है सर, ये कोरोना वैक्सीन की बात होगी, लेकिन अब भारत में एक नई चीज़ और आ रही है। नई स्टडी आईसीएमआर ने करी है कि 2 वैक्सीन को मिला करके अभी बोला कि मिक्स डोज दी जाएगी। तो सर वो मिक्स डोज क्या आप मानते हैं कि वास्तव में असरदार होती है? सर हम लोगों ने आज तक कुछ भी नया इजाद नहीं किया। जीरो बनाने के बाद हम लोग पता नहीं कहाँ से पीछे पड़ गए। हम लोगों ने ये स्टडी अमेरिका से उठाई, जिसमें उन लोगों ने अपनी 2 वैक्सीन्स को टेस्ट करके देखा। फाइजर और मॉडर्ना वाली वैक्सीन्स को क्रॉस करके देखा और पाया कि वो पहले से ज़्यादा इम्यूनिटी बनाती है। तो लाजिब ये क्वेश्चन इंडिया में भी आना था कि इंडियन वैक्सीन के ऊपर वो तो स्टडी नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने भी इन वैक्सीन्स को मिक्स एंड मैच करके देखा और पाया उससे ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो एक आदमी को कोविशील्ड मिल गई, अब मार्केट में है नहीं कोविशील्ड, तो क्या कोवैक्सीन दे सकते हैं? इसकी स्टडी आई, इसमें पाया गया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अगर मिक्स एंड मैच करो तो भी बहुत अच्छा रिस्पांस देती है, इनफैक्ट बेटर रिस्पांस देती है। तो आपको मिक्स एंड मैच करना है तो कर सकते हैं स्टडी का, इसके ज़्यादा और कुछ सोचने की बात नहीं है। आप कोई भी वैक्सीन को मिक्स मैच कर सकते हो, मिक्स मैच करने से भी अच्छा रहेगा और सेम वैक्सीन को भी 2 डोज में लोगे तो भी अच्छा रहेगा। आपको कोरोना से अब डरने की जरूरत नहीं, कोरोना चला गया। ठीक है सर, ये तो कोरोना की बात हो गई। अब सर एक चीज़ ये है कि जो डॉक्टर इस कोरोना काल के अंदर हमने देखने को हमें मिला कि जो डॉक्टर्स हैं, विशेष तौर पे आप जो एलोपैथी वाले डॉक्टर्स हैं, जो मतलब भगवान के तौर पे कहे जाते हैं, लेकिन अक्सर आप देखने को मिल जाता है सर, आप पेशेंट्स को छोड़ करके आप सड़कों पे उतर आते हैं, बोलते हैं ये आयुर्वेद वालों को वो मत दो, एलोपैथी को ही सब कुछ दिया जाए। तो सर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों आप लोगों में एग्रेशन आ जाता है और आप सड़कों पर उतर आ जाते हैं? ये हम लोगों की गलती है, इसमें इनफैक्ट मैं भी मानूंगा। हम लोगों ने क्या किया कोरोना में? हम लोगों ने कोशिश तो बहुत करी मदद करने की, हमारे पास जो था हमने पूरा झोंक दिया, अपनी दवाइयाँ झोंक दी, बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स, आईसीयू स्टे, वेंटिलेटर्स, क्या नहीं किया। बट करने से हुआ क्या? मौत तो फिर भी हुई, लोग फिर भी मरे, लोग फिर भी सफ़र किए। अगर हर वक्त हम ये सोचने लगें कि हम भगवान हैं तो ये बहुत गलत बात होगी। भगवान हमसे बहुत बड़ा है, हम वहाँ तक तो सोच भी नहीं सकते, पहुँचने की तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही हर ब्रांच जो मरीजों की मदद करती है, वो चाहे किसी दुआ से, चाहे वो किसी ब्लेसिंग से, चाहे वो किसी धर्म से, और चाहे वो किसी फूक से, जड़ी बूटी से लेकर के आयुर्वेद से लेकर के हमारी ब्रांच से, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि कुछ बीमारियां किसी ब्रांच में अच्छी ट्रीट की जाती हैं, कुछ बीमारियां हमारी किस्मत है कि हमारी ब्रांच सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स दे रही है, तो हमें ईगो रखने का, एवरीथिंग कम्स विद द साइड इफ़ेक्ट। तो आपकी ब्रांच सबसे अच्छी है तो आपको ईगो आ जाएगी, पर मैं ये मानता हूँ कि हमें ईगो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोना ने हमको एक चीज़ समझा दी कि ऊपर वाला सबसे बड़ा है। उसका जब वार हुआ तो किसी ने भी आवाज़ नहीं करी, लोग पत्तों की तरह गिर रहे थे और मर रहे थे, तब हमारी ब्रांच कहाँ थी? हम लोग सीखते ज़रूर हैं, हम हर बार बेटर परफॉर्म करते हैं। हमने पहली वेव में जो गलतियां करी वो दूसरी वेव में नहीं करी, यही इंसानियत है। इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता, पर इंसान में भगवान से एक चीज़ बेटर है, वो ये है कि हम अपनी गलतियों को सुधारने की ताकत रखते हैं। और अगर सिर ऊंचा रखोगे तो कभी नहीं सुधार पाओगे, इसलिए सिर नीचा रख करके हिम्मत करो। दूसरों को भी अपनी, अगर मान लो आयुर्वेदा वाला कहता है कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, तो उनको करने का मौका दीजिए, उनको ट्राई करिए, प्रूफ करने का मौका दीजिए, इक्वल दर्जा दीजिए, इक्वल प्लेस दीजिए, बट प्रूफ तो करिए कि आप अच्छे हैं। आप प्रूफ करेंगे तो हम उसको मानने को तैयार हैं। अगर बगैर प्रूफ करे सिर्फ लोगों को एक छोटा सा एक नाम बना करके, झांसा दे करके, 2-2 रुपए की गोली सस्ते के नाम पे अगर आप बहकाएंगे तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए सर, जैसे मैं अगर बाबा रामदेव की बात करूं, स्पेशली जिनके साथ में आईएमए का झगड़ा हुआ था, सर बाबा रामदेव बीमार होते हैं, वो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स ले लेते हैं और वो सर्जरी करवाने के लिए रेडी रहते हैं उनके पास में जब भी ऐसी दिक्कतें आई। लेकिन सर बाकी जो डॉक्टर्स हैं, आपके एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, वो तो बिल्कुल उनकी सारी चीज़ें डिनाई कर देते हैं, योगा को डिनाई कर देते हैं, उनकी सारी चीज़ों को डिनाई कर देते हैं। जबकि सर फ़ायदा तो मिलता है अल्टीमेटली। आज जो फॉरेन के डॉक्टर्स हैं बहुत सारे, वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ योगा से फ़ायदा है, जो भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनसे भी फ़ायदा होता है। तो क्यों आप लोग उनसे हाथ क्यों नहीं मिला लेते हैं सर? और मिलाते हैं तो अल्टीमेटली तो सर किसी न किसी आदमी का बेनिफिट हो रहा होता है, देश का बेनिफिट हो रहा होता है वहाँ पे, ऐसा क्यों नहीं है? अगर ये लोग जो मार्केट में आकर के अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अगर ये प्योर साइंटिस्ट होते और बैकग्राउंड में इनका बिजनेस नहीं होता और ये बिल्कुल प्योर नेचुरल बातें बोलते और इनको कोई बेनिफिट नहीं होता बैकग्राउंड में, तो मैं इनकी बातें मान लेता। या ये बातें किसी रिसर्च के बिना पे प्रूव की जाती तो भी मैं ये बातें मान लेता। ये जब ये बातें
इस एक आदमी के मुंह से आती हैं जिसका बड़ा करोड़ों का बिजनेस है, जो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों को चैलेंज करके अपने बिजनेस को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मैं साइंटिस्ट नहीं मानता, बिजनेस ही मैन मानता हूँ, बट इंटेलिजेंट बिजनेसमैन ज़रूर मानता हूँ। देखिए साहब, कोई भी ब्रांच अपने आप को योगा, आयुर्वेदा, तो हम लोगों से या बाबा रामदेव से कई साल पुरानी बातें हैं। हाँ, उसको पब्लिसाइज करके उसको मार्केट करने का काम इन लोगों ने किया है। अब आज की तारीख में अगर योगा बोला जाए तो एक आदमी का नाम पीछे आता है बैकग्राउंड में। अगर एक आदमी को आयुर्वेदा बोला जाए तो एक आदमी का नाम आता है। आयुर्वेदा तो अपने आप में इतना बड़ा है कि किसी एक नाम से बहुत बड़ा है। आयुर्वेदा अपने आप में पूरी साइंस है, बट हाँ, उसको ग्रोथ करने के लिए किसी ने सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं बने, बड़ी बड़ी रिसर्चेस नहीं हुई, पीछे रह गई वो ब्रांच। अमेरिकन्स ने एलोपैथी को सपोर्ट किया, उन्होंने इसको बड़ा किया, और आज बड़ा होने के बाद जब हम कंपेयर करते हैं तो मुझे शर्म आती है कि हमारा आयुर्वेदा क्यों पीछे रह गया, क्योंकि किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट किया होता तो शायद आज मैं स्टूडेंट एलोपैथी का ना हो करके आयुर्वेदा का होता, और शायद उससे ज़्यादा लोगों को बचाता। पर बात यह है कि तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि आज भी जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो हमारे पास एक साइंस के हैं वो दूसरी साइंस के नहीं है। अगर आयुर्वेदा में ऐसे ग्रंथ लिखे जाएं और सरकार मदद करे, रिसर्चेस हों, आउटकम्स निकलें, तो जैसे आयुर्वेदा करने के बाद लोग हमारी दवाइयाँ लिखना शुरू कर देते हैं, हो सकता है हम भी कल उनकी दवाइयाँ लिखना शुरू करें, हम भी उनको मान्यता दें। जिस दिन मैं अपनी कलम से एक आयुर्वेदा दवा लिखना शुरू कर दूंगा तो मैं मान लूंगा कि वो जीत गए। तो सर, कुछ आपने कोरोना काल में देखा तो भारत की कौन सी ऐसी ट्रेडिशनल चीजें थी जिनसे कोरोना के अंदर बेटर फायदा मिला? क्योंकि सर, ट्रीटमेंट के नाम पे तो आपके पास में केवल पैरासीटामोल थी, तो उसके बाद आपने साइड अगर कुछ ट्रेडिशनल तरीके अपनाए तो वो कौन कौन से तरीके थे जिनसे उनको बेनिफिट मिला लोगों को, और वो फायदेमंद हैं रियलिटी में? सर, भारत एक सेंटिमेंटल देश है। यूएस में अगर एक डाटा रिलीज किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में, कि अगर डॉक्टर को लगता है कि ये मरीज बचने वाला नहीं है तो आप जाके उसका इलाज मत करो, छोड़ दो, उसको मरने दो। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हिंदुस्तान में हमको ये पता भी है कि ये मर जाएगा तो भी हम उसको आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ते। मरीज कहता है, अटेंडेंट कहता है, साहब मैं पूरा घर बेच के लगा दूंगा पर इसको मरने नहीं देना, और हमें पता होता है कि ये मर सकता है तो भी हम उसका इलाज करते हैं। ये सोच के भी इसका इलाज करते हैं कि हम हो सकता है 1% को उसको बचा लें। सेंटिमेंट्स, अपनापन, केयर, विश्वास। होम केयर ट्रीटमेंट वर्ल्ड को किसने सिखाया? हिंदुस्तान ने सिखाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम थी। आज की तारीख में यूएस में, अमेरिका में, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह होम केयर कहाँ से आई? हिंदुस्तान ने सिखाई। केयर कहाँ से आई? आज की तारीख में भी हमारी संसद ने सिर्फ मरने का कानून पास नहीं किया। मतलब डॉक्टर इंजेक्शन लगा के मरीज को मार नहीं सकता, नेचुरल डेथ हो जाए अलग बात है, बट इंजेक्शन लगा के नहीं मार सकता और मरने को छोड़ भी नहीं सकता। हमारा कानून इतना सख्त है कि किसी को मरने नहीं देता। कोशिश करो बचाने की, कोशिश करो आखिरी मोमेंट तक, कोशिश करो, अगर विश्वास ना हो तो भी कोशिश करो। ये हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड को सिखाया है और आगे भी सिखाता रहेगा। सर, ये तो बात हुई। मैं इस कोरोना काल में कोई ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने आए जो बड़ी मानवीय तौर पे थे? एक दो लोगों ने बाकायदा आपके मामले में कहा कि वो लोग जब बाहर से आए थे उनको विश्वास ही नहीं था कि वो जिंदा रहेंगे, लेकिन एक दो के एग्जाम्पल मैंने खुद ने भी देखे हैं। सर, ऐसे एग्जाम्पल कितने का आप लोगों के देखे कि लोगों को लगा, आपको लगा कि वास्तव में मैं जो कर रहा हूँ मैंने बहुत कुछ पा लिया इस कोरोना काल में? लोगों की इस तरह की सेंटिमेंट्स देख करके। सर, पहली बात तो डराया इतना ज़्यादा गया। पहले तो कोरोना आए तो ऐसा लगता था डेथ सेंटेंस है। अगर किसी मरीज को बोल दियो ना, साहब आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तो उसके आंख में से आंसू आ जाते थे। उसको ये लगता था कि अब दुनिया ख़त्म हो गई। और रिजल्ट्स जब आए, देखा कि वो लोग खुद ही रिकवर होते जा रहे हैं 90%। गांधी हॉस्पिटल का पहला केस में 12 डॉक्टर सामने आके बोले कि हमने ये इलाज किया, वो इलाज किया और वो मरीज बच गया। पहला कोरोना पेशेंट हैदराबाद का। क्या इलाज था? पता लगा कोई भी दवाई काम नहीं करती, सिर्फ विश्वास ही काम करता था। 98% लोग खुद ठीक हो जाते थे। बट एक चीज़ मैंने देखी, जब मरीज डरते थे तो उनको अपनी बीपी, शुगर वो बिगड़ जाती थी, डर जाते थे, वो किसी और वजह से चले जा रहे थे। चाहे वो हार्ट अटैक हो जा रहा था, चाहे वो ब्रेन का स्ट्रोक हो जा रहा था, उसके वजह से चले जा रहे थे। तो बेसिकली हम लोगों ने एक चीज़ पाई, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ थी कोरोना में लड़ाई करने के लिए, और कोई दवाई काम नहीं करी। ये दो चीज़ें आप ध्यान से सुन लीजिए। कोरोना में किसी दवाई ने काम नहीं किया, ये भी लॉ था। और दूसरा, कोरोना में विश्वास ने बहुत बड़ा काम किया और बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये विश्वास कहाँ से आया? ये विश्वास हमारी संस्कृति की देन है।
हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया कि विश्वास करें और तब इलाज हो जाते हैं। पुराने ज़माने में क्या करते थे, जब टीबी हो जाता था, दवाइयाँ नहीं होती थी, तो असाइलम में अलग करके छोड़ देते थे, अच्छा खाना देते थे, रहते थे, सब लोग मरते थोड़ी ना थे। 50% लोग फिर भी इम्प्रूव हो जाते थे। कोरोना में तो 99% लोग इम्प्रूव हुए थे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे साथ में शेयर करी है, और आप लोग भी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।